नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि जिस तरह से हम डिमांड को डिफाइन टाइप ऑफ डिमांड देख रहे थे, तो उसमें पहला क्या था, प्राइस डिमांड। उसी के आधार पे हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी होता है। प्राइस डिमांड देखेंगे, उसके बाद इनकम डिमांड, उसके बाद हम लोग देखेंगे ये जो था क्रॉस डिमांड था, डिमांड। ठीक है, तो इलास्टिसिटी भी हमारा इसी तरह से होता है, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, और क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है, तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इलास्टिसिटी के बारे में, जनरल इलास्टिसिटी का या नेचर ऑफ इलास्टिसिटी। तो बेसिकली डिमांड लॉ जो है वो एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, वो क्वांटिफाई नहीं कर पाता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो कितना डिमांड घटेगा, और कितना प्राइस घटने के कारण कितना डिमांड बढ़ेगा। तो डिमांड लॉ जो है वो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, जबकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ये आपका क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। क्वांटिटेटिव, ये क्वांटिफाई करता है कि यदि अगर 5% प्राइस बढ़ता है तो डिमांड में कितना परसेंट की कमी होता है। तो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन डिमांड एंड प्राइस के बीच हमारा नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, इसलिए इसका फार्मूला में हमेशा नेगेटिव साइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि परसेंटेज चेंज इन, या प्रोपोर्शनेट भी बोल सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, जिसको हम लोग इस तरह से भी बनाते हैं, डेल एक्स बटा डेल पी इंटू पी बाय एक्स, जिसको हम लोग प्रोपोर्शनल मेथड भी बोलते हैं, इक्वल टू ई डी। अगर हम ई डी लिख देते हैं और मोड लगा देते हैं तो नेगेटिव साइन यहाँ से हट जाता है। ठीक है, अगर हम ई डी को मोड नहीं देंगे तो ये इधर आके हमारा माइनस हो जाता है, डेल एक्स बटा डेल पी इंटू पी बाय एक्स। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, कि इलास्टिसिटी का नेचर कैसा होता है और कितना तरह का होता है, नेचर ऑफ ईडी। तो सबसे पहला हम लोग जानते हैं कि इसमें होता है परफेक्ट इलास्टिसिटी, दूसरा परफेक्ट इलास्टिसिटी, नेक्स्ट जो होता है वो रिलेटिव इलास्टिक, चौथा रिलेटिव इनइलास्टिक, पंचवा और कुछ होता है नहीं। बेसिकली हम लोग परफेक्ट इलास्टिसिटी इक्वल यूनिटी इलास्टिसिटी, ठीक है।
तो इसको सैम्बुकली हम लोग किस तरह से दिखाते हैं, ईडी इक्वल टू इन्फिनिटिव। परफेक्ट इलास्टिक है मतलब कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटिव है। परफेक्ट हमारा क्या है, इन इलास्टिक है तो इलास्टिसिटी 0 होगा। रिलेटिव इलास्टिक है या इसी को हम लोग मोर इलास्टिक कहते हैं तो ये ग्रेटर देन 1 लिखाएगा। और अगर रिलेटिव इन इलास्टिक है तो ये लेस देन 1 लिखाएगा। और यूनिटी इलास्टिसिटी है तो ये हमारा इक्वल टू 1 होता है। अब इसका हम लोग मतलब समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए परफेक्ट इलास्टिसिटी कहने का मतलब होता है कि अगर प्राइस में चेंजिंग होता है तो डिमांड में इन्फिनिटिव चेंजिंग होता है। ठीक है, इन्फिनिटिव चेंजिंग होता है। इसका कहने का मतलब है कि अगर प्राइस में थोड़ा सा अगर बढ़ा देगा तो इसका जो डिमांड है वो 0 हो जाएगा, और थोड़ा सा घटा देगा तो इन्फिनिटिव हो जाएगा। इसलिए यह स्ट्रेट लाइन होता है ना। यहाँ पर हमको देखना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हमारा क्या है, डिमांड है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो प्राइस है। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑटोनोमसली चेंज होगा और डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कारण चेंज होगा। तो प्राइस अगर थोड़ा सा चेंज होता है तो उसके कारण हमारा डिमांड में इन्फिनिटिव चेंजिंग होता है। अगर बढ़ेगा थोड़ा सा तो इन्फिनिटिव हो जाएगा, अरे सॉरी 0 हो जाएगा, और घटेगा तो इन्फिनिटिव हो जाएगा। परफेक्ट इन इलास्टिक कहने का मतलब होता है कि प्राइस में कितना ही चेंजिंग हो जाए, घटे या बढ़े, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, कि चाहे उसका इतना प्राइस रहे, इतना प्राइस रहे, इतना प्राइस रहे, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब कि प्राइस में अगर चेंजिंग होता है तो डिमांड में इसका 0 चेंजिंग होता है ना। उसी तरह से इसको मोर इलास्टिक भी बोलते हैं कि अगर प्राइस में थोड़ा सा चेंजिंग होगा तो डिमांड में ज़्यादा चेंजिंग होगा। इस तरह से कि यहाँ पर ये जो चेंज इन प्राइस है, ठीक है, और चेंज इन क्वांटिटी वो ज़्यादा है ना। कि थोड़ा सा प्राइस मान के चले 2% अगर प्राइस में चेंजिंग हुआ तो डिमांड में इसका 20% का चेंजिंग हुआ। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिक या फिर रिलेटिव इलास्टिसिटी। ठीक है, और लेस देन 1 में क्या होता है कि ज़्यादा मात्रा में अगर प्राइस चेंज करेगा तो थोड़ा सा इसका डिमांड में परिवर्तन होगा। इस तरह से कि प्राइस में इतना चेंजिंग हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ कि प्राइस जो चेंज हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है और क्वांटिटी जो चेंज हो रहा है वो कम हो रहा है रिलेटिवली। कि अगर प्राइस में हम 10% का परिवर्तन कर रहे हैं तो इसका मांग में 2% का चेंज हो रहा है। अगर हम प्राइस को 10% घटा दिए तो उसका डिमांड 2% चेंज हो रहा है, या फिर इसको 10% हम बढ़ा रहे हैं तो 2% चेंज हो रहा है। ठीक है, तो मतलब कि जितना प्राइस में चेंजिंग होता है उतना कम क्वांटिटी में चेंजिंग होता है। और इक्वल टू 1 कहने का मतलब कि जितना परसेंट हम प्राइस में चेंजिंग कर रहे हैं उतना ही परसेंट हम क्वांटिटी में भी चेंजिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो चेंज इन प्राइस इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि स्मॉल चेंज प्राइस में अगर स्मॉल चेंजिंग होता है तो डिमांड में इन्फिनिटिव चेंजिंग होता है। अगर यहाँ पर प्राइस में लार्ज चेंजिंग होता है, घटता बढ़ता है, तो डिमांड में कोई चेंजिंग नहीं होता है। अगर यहाँ पर स्मॉल चेंजिंग प्राइस में स्मॉल चेंज होता है तो क्वांटिटी डिमांड भी उससे ज़्यादा होता है। और इसमें कि अगर प्राइस में ज़्यादा चेंजिंग होता है तो क्वांटिटी में थोड़ा बहुत चेंजिंग होता है। और यूनिटी इलास्टिसिटी में कि जितना हमारा प्राइस चेंज करेगा उतना ही हमारा क्वांटिटी चेंज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ये नेचर है। और ये दोनों को थोड़ा सा लिखने का स्टाइल अलग होता है कि अगर हम मोर इलास्टिक या इलास्टिक कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि ईडी इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन इन्फिनिटी होता है। और जब हम इन इलास्टिक कहते हैं सिंपल भाषा में तो इसको हम लोग लिखते हैं ग्रेटर देन 0, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। ये तीनों कंडीशन याद रखिएगा, एग्जाम में हमेशा पूछता है।
ठीक है। इलास्टिक कहने का मतलब आपको समझ में आ गया। इन इलास्टिक हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के केस में देखा जाता है कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल थोड़ा सा चेंज हो रहा है और डिपेंडेंट वेरिएबल में ज़्यादा चेंजिंग हो रहा है तो इलास्टिक हो जाएगा। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में थोड़ा सा ज़्यादा चेंज हो रहा है और डिपेंडेंट वेरिएबल में उससे कम चेंज हो रहा है तो वो उसको हम इन इलास्टिक कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि हम इलास्टिसिटी को मापते कैसे हैं। मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसका सबसे पहला मेथड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड या परसेंटेज मेथड। प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज मेथड। ठीक है। जिसको दिया था कौन? गिवन बाय फ्लेक्स, इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने ये मेथड को दिया था, जिसके अनुसार क्या होता है कि प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड ड्यू टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। ठीक है। तो इसको हम लोग सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं डेल एक्स बाय डेल पी इंटू पी बाय एक्स। ठीक है। या फिर अगर हम इसको डेरिवेटिव को फॉर्म में लिखते हैं तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं dx1 बटा dp1 इंटू p1 बटा x1। या फिर सिंपली आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं डी इक्वल टू, है ना, मोड लगाने से इसका साइन इधर कर दिए हैं, तो अगर हम मोड नहीं लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस डी एक्स बाई डी पी इंटू पी बाई एक्स। ठीक है। तो इस मेथड के द्वारा हम लोग इलास्टिसिटी को माप सकते हैं। यहां पर हम लोग dx का मतलब होता है, x2 माइनस x1 और dp का मतलब होता है p2 माइनस p1। इसको आप ग्राफ से भी समझ सकते हैं कि मान के चलते हैं ये डिमांड है। ठीक है। ये आपका P1 है और ये आपका X1 है, ये P2 है और ये X2 है। तो ये जो प्राइस चेंजिंग किया, ये दोनों को डिफरेंस को हम लोग डेल P कहते हैं और ये दोनों का डिफरेंस को डेल X कहते हैं। ठीक है। तो न्यूमेरिकल बनाने के समय भी आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि डेल X हम कैसे निकालेंगे, है ना, कि अगर P1 आपका 3 रुपीज़ है और P2 बढ़ के ये हो गया 10 रुपये और x1 पहले आपका 20 था और x2 आपका 15 हो गया। तो अब डेल एक्स हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। तो डेल एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 और डेल पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, है ना। और यहाँ पर जब इसको हम लोग पुट करेंगे ई डी इक्वल टू, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5/7 और यहाँ जो p बाय x जो है इसमें हमारा क्या हो जाएगा ओरिजिनल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा P1 3/20। तो इस तरह करके इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं और आगे भी इसमें हम बता सकते हैं। ठीक है। अगर फंक्शनल फॉर्म डेरिवेटिव फॉर्म होगा तो उसको हम आगे मैथमेटिकल में बता देंगे। ठीक है। अब हम लोग पहला हो गया क्या प्रोपोर्शनेट मेथड, है ना। इसको दिया कौन था? फ्लिक्स ने दिया था। ठीक है। उसका नेक्स्ट जो होता है ज्योमेट्रिक मेथड। ठीक है। और इसको दिए कौन थे? मार्शल, है ना। और इसके अंतर्गत हम लोग एक ही डिमांड कर्व में डिफरेंट नेचर ऑफ इलास्टिसिटी का पता करते हैं। ठीक है। जैसे मान के चलते हैं ए और बी डिमांड कर्व है ना, ए बी सी डी ई।
तो यहाँ पर हमारा कितना पॉइंट हो गया, एक ए हो गया, फिर सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया और बी हो गया। ठीक है। अब देखिए आर्क में तो इसमें इलास्टिसिटी क्या होता है, इसका फॉर्मूला लोअर सेगमेंट बटा अपर सेगमेंट। ठीक है। तो अगर पॉइंट ए को अगर हम लेते हैं, अगर हम इस पॉइंट को ले रहे हैं तो ये नीचे हमारा लोअर सेगमेंट हो गया और ये ऊपर का हमारा अपर सेगमेंट हो जाता है। ठीक है। अपर सेगमेंट हो जाता है ना। तो फार्मूला में भी हम लोग उसी तरह से पुट करेंगे। अगर हम ए पॉइंट को देंगे तो हमारा यहाँ पर लोअर सेगमेंट कितना हो जाएगा, ए बी। ठीक है। जबकि हमारा अपर सेगमेंट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। तो इस केस में हमारा ए पे इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी होता है। किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। अगर हम सी पे देखते हैं तो लोअर सेगमेंट हमारा यहाँ पर कितना है, सी बी है ना, बटा अपर सेगमेंट कितना है, ए सी। तो यहाँ पर क्या है, सी बी इज ग्रेटर देन ए सी। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ईडी इज ग्रेटर देन 1। तो इसको इस तरह से देखते हैं कि अगर ऊपर में क्या है, सी बी बड़ा है, मतलब कि अगर वो 5 है, नीचे 2 है, तो हमेशा ये 1 से ज्यादा ही होगा। अगर डी पॉइंट पे हम देखें तो ये मिडिल है, तो डीबी बटा एडी। ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि डीबी बराबर है किसका, ए बी का, है ना। तो अगर हम 2/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहां पर भी हमारा ईडी क्या हो जाएगा, ईडी इक्वल टू 1 होता है। अगर हम ई पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं तो ई पॉइंट पे क्या हो जाएगा, लोअर सेगमेंट हमारा कितना हो जाएगा, ई बी हो गया, है ना, और अपर सेगमेंट कितना हो गया, ए ई हो गया। तो इस केस में हमारा क्या हुआ कि ए ई जो है इज ग्रेटर देन ई बी। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ई डी इज लेस देन 1। जैसे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2/3। तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, 1 से कम ही आएगा। और अगर हम बी पॉइंट पे बात करेंगे तो बी पॉइंट पे क्या होगा कि लोअर सेगमेंट जो है हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, 0, और अपर सेगमेंट जो हो जाएगा ए बी। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर एक सवाल भी आता है कि कैसा डिमांड कर्व होता है जहां पर हर पॉइंट पे अलग अलग इलास्टिसिटी होती है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रेट डाउनवर्ड डिमांड कर्व। ठीक है। तो ये यहाँ बहुत मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन आता है कि किस तरह का डिमांड कर्व होगा जहां पर जिस पर हर पॉइंट पे इलास्टिसिटी डिफरेंट होता है। तो स्ट्रेट डाउनवर्ड हो जाएगा, है ना,
और जब इस तरह का रहता है, कॉन्वेक्स डिमांड कर्व रहेगा, है ना, तो कॉन्वेक्स में हमारा इलास्टिसिटी जो होता है वो इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसका मैथमेटिकल प्रूफ है, बस खाली इतना यहाँ पर याद रखिए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका ज्योमेट्रिक मेथड से हम लोग कैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं, है ना। तो इस पॉइंट में हम लोग 4 ही दिखाए हैं, लेकिन हर पॉइंट पे अगर डेटा फिट करके अगर निकालना कोशिश कीजिएगा तो ये हमारा क्या होता है कि हर पॉइंट पे आपको अलग अलग इलास्टिसिटी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कहलाता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, और इसको भी किसने दिया था, मार्शल ने। ठीक है, किसने दिया था, मार्शल ने। तो देखिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि ये एक्सपेंडिचर को लेके देखते हैं कि अगर प्राइस में चेंजिंग हुआ, है ना, तो एक्सपेंडिचर को हम लोग कैसे देखते हैं, P इंटू एक्स, प्राइस इंटू क्वान्टिटी, है ना। और जब प्राइस में चेंजिंग होगा तो क्वांटिटी में भी चेंजिंग होगा, तो P1 इंटू X1 हो जाएगा। तो अगर पहले जितना प्राइस चेंज हो रहा था, प्राइस नहीं चेंज होने के स्थिति में, ठीक है, PX, है ना, और जितना एक्सपेंडिचर कर रहा था और प्राइस चेंज होने के बाद भी उतना ही एक्सपेंडिचर हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिटी, है ना, ED इक्वल टू 1। ठीक है, उसी तरह से अगर प्राइस चेंज होने के कारण, ठीक है, प्राइस चेंज होने के कारण कि PX इज ग्रेटर देन P1 X1। ठीक है, कहने का मतलब प्राइस जब चेंज हुआ तो इसका एक्सपेंडिचर जो था वो घट गया, मतलब पहले का प्राइस चेंज होने के पहले ज़्यादा खर्च हो रहा था और अब चेंज होने के बाद कम हो रहा है, तो ये यहाँ पर हमारा ED लेस देन 1 हो जाएगा। उसी तरह से अगर P1 जो है P1 X1 जो है वो ग्रेटर देन है, एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा किस पर, P2 X1 ओरिजिनल से, है ना, कि पहले वो कम कर रहा था और अब वो ज़्यादा करने लगेगा, तो इस केस में ED जो है वो हमारा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि 1। तो यहाँ पर बेसिकली हम एक्सपेंडिचर को लेके देख रहे हैं, है ना, कि अगर प्राइस चेंज होता है और एक्सपेंडिचर में कोई चेंजिंग नहीं होता है तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर प्राइस में चेंजिंग होता है ना, और एक्सपेंडिचर घट जाता है तो इलास्टिसिटी हमारा लेस देन 1 हो जाएगा। और अगर प्राइस में चेंज होने के कारण एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसको हम ग्रेटर देन 1 कहते हैं। तो ज़्यादातर इस मेथड का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, ज़्यादातर हम प्रोपोर्शनेट मेथड का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम इसमें बैठाते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है, तो उसके पहले एक और मेथड होता है जिसको हम लोग कहते हैं एवरेज मेथड। एवरेज मेथड, ठीक है, ये बेसिकली उस केस में यूज होता है जब हमारा डिमांड कर्व कॉन्वेक्स होता है ना,
तो इस केस में हमारा इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है कि ED इक्वल टू डेल एक्स बटा डेल पी इंटू P1 प्लस P2 बटा Q1 प्लस Q2, है ना। तो इसका एक फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि dx बटा dp इंटू P1 प्लस P2 बटा Q1 प्लस Q2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि इलास्टिसिटी को हम बहुत तरह से लिख सकते हैं। पहला तो हम लोग लिखे थे क्या कि डेल एक्स बटा डेल पी इंटू पी बाई एक्स, है ना। दूसरा हम लोग लिखे लोअर सिगमेंट बटा अपर सिगमेंट, है ना। और ये एक और फॉर्म होता है जिसमें हम लोग लिखते हैं क्या कि ईडी इक्वल टू लॉग एक्स बटा लॉग पी, है ना। बेसिकली इसको इंटीग्रेट करके हम लोग निकालते हैं, है ना। तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला होता है निकालने का या उसको एक्सप्रेस करने का, ठीक है। इसके अलावा एक और मेथड होता है, फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी का, जो जनरली कॉस्ट मेथड में यूज किया जाता है, जिसको होता है ईडी इक्वल टू मार्जिनल फंक्शन बटा एवरेज फंक्शन, ठीक है। कि अगर टीसी दिया हुआ है उसको निकालने के लिए बोलेगा कि मान हम इलास्टिसिटी ऑफ कॉस्ट निकालिए, है ना। तो इलास्टिसिटी ऑफ कॉस्ट हम लोग कैसे निकालेंगे कि सीधा सीधी उसको पहले मार्जिनल निकाल लेंगे, है ना, कि डीसी बटा dx, ठीक है। और एवरेज हम लोग निकाल लेंगे एक सी बटा एक्स, और दोनों वैल्यू को पुट करके अगर हम पुट कर देंगे तो वो हमारा निकल जाएगा क्या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। और देखिए इसके अलावा भी और हमारा इलास्टिसिटी होता है जो अक्सर एग्जाम में पूछता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं एंजल एग्रीगेशन। एंजल एग्रीगेशन, ठीक है। तो एंजल एग्रीगेशन का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा एक कोई कांस्टेंट होता है ना। उसके बाद इलास्टिसिटी 1, फिर कांस्टेंट 2, फिर इलास्टिसिटी ऑफ 2 इक्वल टू 1, ठीक है। ये सिंबल चेंज हो सकता है। यहाँ पर इलास्टिसिटी n1 का मतलब हो गया कि dx1 बटा dp1, ठीक है। और इसका मतलब होगा कि x1 के चलते x2 का में चेंजिंग, है ना, dx1 बटा dp2, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी को भी इस तरह से दिखाते हैं, है ना। इस टर्म में करते हैं, मतलब एक्सप्रेस करते हैं। इसका भी अल्फा 1 एप्सिलॉन E11 प्लस अल्फा 2
एप्सिलॉन 2 1 इक्वल टू माइनस अल्फा 1, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं कुड नॉट एग्रीगेशन। जो डीओ पॉली में पढ़ते होंगे, कुड नॉट एग्रीगेशन। एग्रीगेशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक और देखते हैं रिलेशनशिप, जब हम लोग एस्टेब्लिश करते हैं कि प्राइस, ठीक है, प्राइस इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन में, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं ईपी इक्वल टू के एस के आई, ठीक है, सॉरी, के एक्स ई आई, ठीक है, प्लस 1 माइनस के एक्स इंटू ई एस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ईपी जो हो गया प्राइस इलास्टिसिटी, है ना, प्राइस इलास्टिसिटी हो गया, और के एक्स जो है, के एक्स जो है वो हमारा हो गया एक्सपेंडिचर, जो कंज्यूमर एक्सपेंड करना चाह रहा है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज पे, ठीक है। और ई आई जो है वो इनकम इलास्टिसिटी है, ई आई जो है वो इनकम इलास्टिसिटी है, इनकम इलास्टिसिटी है, ठीक है। और ई एस जो है वो सब्स्टिट्यूशन इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं इनकम इलास्टिसिटी में, है ना। तो ये एक साथ था, तो ये सिंबल याद रखिएगा, और ये किसी भी सिंबल में रिप्रेजेंट कर सकता है, तो इसका मीनिंग आप लोग को समझ में आना चाहिए, ताकि अब देख के बता सकें कौन एंजल एग्रीगेशन है ना, बेसिकली वो इनकम इफेक्ट से रिलेटेड होता है, कौन कुड नॉट एग्रीगेशन है ना, और कौन हमारा रिलेशनशिप को स्टेब्लिश कर रहा है प्राइस, इनकम और सब्स्टिट्यूशन के बीच। देखिए, जिस तरह से प्राइस इलास्टिसिटी होता है उसी तरह से हमारा इनकम इलास्टिसिटी भी होता है, इनकम इलास्टिसिटी, ठीक है। तो प्राइस में हमारा डिमांड एंड प्राइस में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, इसलिए हम लोग माइनस लिखते हैं, है ना। और यहाँ पर हमारा डिमांड एंड इनकम में हमारा क्या होता है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर हम लोग माइनस नहीं लिखते हैं। तो ई वाई का भी मतलब वही होता है ना, कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम, ठीक है, इनटू वाई बटा एक्स, ठीक है। इसको भी आप डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, dx by dy इंटू वाई बाई एक्स, ठीक है। या फिर इसको आप दूसरा फॉर्म में भी लिख सकते हैं, log x बटा log
वाई। ठीक है, तो ये चीज आपका हो गया इनकम इलास्टिसिटी। और क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या होता है कि अगर हम क्रॉस इलास्टिसिटी का बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 इज ए फंक्शन ऑफ P1 P2, एक अपने प्राइस से और एक कॉम्प्लीमेंट्री या सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस पे निर्भर करता है। उसी तरह से जब हम x2 करते हैं तो x2 भी हमारा क्या होगा, सेम होगा, x2 इज ए फंक्शन ऑफ P1 एंड P2। ठीक है, तो जब इसको हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, अगर इसका हम निकालेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी, तो ये क्या हो जाएगा, dx1 बटा dp1 E12 इक्वल टू dx1 बटा dp2 इंटू P2 बटा x1, है ना। तो अब यहाँ देखिए ये जो साइन है इसका, वो बताएगा आपको कि ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। अगर ये साइन अगर नेगेटिव आ जाता है तो ये क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, और अगर इसका साइन पॉजिटिव आ जाता है तो ये आपका कहलाएगा सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाएगा, है ना। तो इस तरह से आप कोई भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा तो आप इसको निकाल भी सकते हैं कि ये नेचर ऑफ गुड्स, यहाँ पर पूछता है कि नेचर ऑफ गुड्स क्या है। तो नेचर ऑफ गुड्स में आपको देखना होगा कि जो डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या क्रॉस डेरिवेटिव जो है वो आपका नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। अगर क्रॉस डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री, और पॉजिटिव आएगा तो सब्स्टिट्यूशन या सब्स्टिट्यूट गुड्स होगा।